डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसमें हम बताएंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है या उसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ जान लो, जैसे कि ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। सिमिलरली 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी क्या होगा, स्टेटर होगा और रोटर होगा। मतलब उसका प्राइमरी वाइंडिंग इसका स्टेटर वाइंडिंग, उसका सेकेंडरी वाइंडिंग इंडक्शन मोटर का रोटर वाइंडिंग। क्लियर। दूसरी बात कि इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एयर गैप होता है। स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई भी एयर गैप नहीं होता है ना। तो चले लिखें हम उसको, क्या क्या कंपेरिजन है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर, ओके, और इधर मैंने लिख दिया ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या होगा कि एयर गैप प्रेजेंट होगा, ओके। इसमें नो एयर गैप, ओके। जैसे सपोज करो आपका ये क्या है, रोटर है, ये क्या है, स्टेटर है, और ये जो बीच में जो देख रहे हो वो क्या होगा, एयर गैप हो गया। मतलब ये रोटर और ये स्टेटर। क्लियर। ट्रांसफार्मर ये क्या होगा आपका, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें एयर गैप नहीं है, ओके। क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो कोर है, ये पूरा का पूरा एक कोर है, इसमें कोई ब्रेकअप नहीं है। मतलब इस तरह का कोई पार्ट नहीं है ना। क्लियर ना। इसलिए क्या है, इसमें कोई भी एयर गैप नहीं है। मतलब देखा जाए तो ये जो कोर है, ये जो दोनों वाइंडिंग वो एक ही कोर पे, एक ही मैग्नेटिक कोर पे है। इसमें क्या है कि जो 2 वाइंडिंग है, एक स्टेटर पे है और दूसरा रोटर पे है। क्लियर ना। मतलब दोनों वाइंडिंग अलग अलग जगह है। क्लियर। नाउ ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा जो है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की, पूरा पूरा कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पे, कोर पे। इसमें क्या होगा, जो वाइंडिंग है, मान लो ये जो वाइंडिंग है ना, ये पूरा का पूरा चारों तरफ होगा। मतलब एयर गैप के चारों तरफ होगा, इसका भी, स्टेटर का भी और रोटर का भी। क्लियर ना। ये इसको बोलते हैं वाइंडिंग, है ना। तो इसमें क्या होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर में कि जो स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द पेरीफेरी। इसको पेरीमीटर ही बोल सकते हो, चारों तरफ पेरीफेरी। स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ एयर गैप, ओके। इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो है क्या है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है ऑन कोर। क्लियर ना। ये पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक ही जगह क्या है कि लिंक पे क्या है, कंसंट्रेट है। तो इसमें क्या हो गया, जो वाइंडिंग क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया अलोंग द एयर गैप। इसमें क्या हो गया, कंसंट्रेट होगा ऑन द कोर। क्लियर। थर्ड जो है इसमें, क्योंकि इसमें वायर क्या, कॉइल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली है कि इसका जो रिएक्टेंस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, है ना। तो XM क्या होगा, इज हाई। इसका जो XM है वो क्या हो गया, इज लो। XM को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ द
कॉइल, ठीक है ना। फोर्थ, इसमें जो करंट होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट काफ़ी ज़्यादा होता है ना। आयन क्या हो गया, आयन जो है बताएंगे क्यों, इज वेरी, आयन इज हाई, और इसमें क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, आयन इज लो। कितना, ये जो होता है ना आयन जो है 30 to 50% ऑफ रेटेड करंट। ये जो आईएम है ये क्या है, 1 to 5% ऑफ रेटेड करंट है, क्लियर है ना। फिफ्थ पॉइंट, तो एक्सएम हो गया, आईएम इज हाई। दूसरी बात कि जो इसमें जो इंडक्शन मोटर में जो इनपुट होता है, स्टेटर को जो इनपुट देते हो इलेक्ट्रिकल होता है, रोटर को भी जो इनपुट देते हो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल है, क्लियर ना। तो इनपुट इसमें क्या हो गया, इनपुट सप्लाई टू स्टेटर एंड रोटर is electrical, clear है ना। और इसमें जो है इनपुट सप्लाई टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इलेक्ट्रिकल, है ना। मतलब इसके इनपुट में भी जो है सप्लाई जो दोगे वो इलेक्ट्रिकल ही होगा, और रोटर में भी जो इनपुट इलेक्ट्रिकल ही है, इसका भी इनपुट क्या इलेक्ट्रिकल ही है। नेक्स्ट क्या रहता है इसमें, सिक्स पॉइंट में मैं यहाँ पे जो है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, ओके, और क्या है ट्रांसफार्मर, और क्या है इनपुट। तो आप जान गए कि जो इसमें स्टेटर में भी जो होगा वो इलेक्ट्रिकल ही होगा, रोटर में भी होगा वो इलेक्ट्रिकल होगा। सिमिलरली ट्रांसफार्मर में क्या जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें भी इनपुट क्या होगा इलेक्ट्रिकल, सेकेंडरी में भी क्या हो गया वो इलेक्ट्रिकल। अब आउटपुट क्या है ना, तो 3 फेज मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर इन रोटर इज मैकेनिकल, इसमें क्या है, आउटपुट पावर इज आउटपुट पावर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग इज इलेक्ट्रिकल, क्लियर। तो आपने क्या सीखा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो है प्राइमरी सेकेंडरी में इलेक्ट्रिकल नहीं देते, लेकिन रोटर से उसको आउटपुट जो हमें निकलता है वो मैकेनिकल होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वो इलेक्ट्रिकल नेचर्स का होता है, क्लियर। ये 6th हो गया। 7th क्या है, इसमें मेन डिफरेंस जो है ना कि इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है ना, रोटर वोल्टेज जो है, रोटर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन स्लिप। जैसे मैंने बताया था रोटर वोल्टेज को कैसे लिखते हो आप, E2 डैश क्या हो गया S E2, और X2 डैश क्या होता था फ्रीक्वेंसी क्या होता था F डैश इक्वल टू S F, जो मैंने इसको प्रूफ किया हूँ पहले, ठीक है ना।
और इसमें जो होता है कि रोटर वोल्टेज तो डिपेंड, मतलब क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्न, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ना, आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? मतलब इसमें जो होता है कि इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो आपने क्या सीखा, अपने जो मेन पॉइंट मैं बता दूं आपको कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस हुआ, कि इसमें एयर गैप होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, ट्रांसफार्मर में एयर गैप नहीं होगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो वाइंडिंग होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अलोंग द एयर गैप, ओके। ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होगा वो कंसंट्रेटेड होगा ऑन द कोर। चूँकि इसका जो वाइंडिंग है क्या चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ओबियसली कि इसका लेंथ ज़्यादा हो गया, तो क्या हुआ कि इसका जो रिएक्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा होगा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस इन कंपैरिजन टू ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस से। क्लियर? दूसरी बात कि इसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा इंडक्शन मोटर का वो ज़्यादा होगा ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग करंट से, ओके। और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कि जो रोटर का वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है इंडक्शन मोटर में वो स्लिप पे डिपेंड करेगा, लेकिन ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट वोल्टेज उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, मतलब जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर, ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है तो जो टॉपिक है हमारा पर फेज ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ओके। ये हमारा टॉपिक है। क्लियर? तो चलिए बनाए इसको। जैसे आपका ये क्या हो गया, आपका रोटर, ये स्टेटर, ओके, और ये इसका योक हो गया, मतलब आउटर पार्ट जो हो गया इंडक्शन मोटर का, ओके। तो मैंने क्या लिखा, ये जो हो गया आपका स्टेटर, ये पार्ट क्या हो गया एयर गैप, और ये जो है ये हो गया रोटर, है ना। क्लियर? अब ये जो स्टेटर का एक दो टर्मिनल होगा, इसको मैंने बाहर लिख लिया, ओके। ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, पर फेज सप्लाई वोल्टेज, ये मान लो B है। ये क्या हो गया स्टेटर का रेजिस्टेंस, ये स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस, ओके।
ये RC और ये XM है ना। तो RS को बोलते हैं स्टेटर का रेजिस्टेंस, XS को बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द स्टेटर, RC क्या हो गया, कोर लॉस रेजिस्टेंस। क्लियर ना। RS क्या हो गया, स्टेटर पर फेज स्टेटर रेजिस्टेंस, XS क्या हो गया, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, RC क्या है, कोर लॉस रेजिस्टेंस। XM बता ही दिया था मैंने, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ओके नाउ, अब ये आपका रोटर है ना, इसका भी दो टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल और दो टर्मिनल है ना। इसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता था, R2 और एक X2 डैश, जो क्या लिखते थे हम, SX2। क्लियर। और ये जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता था इसको क्या बोलते थे हम, यहाँ पे E1, और ये क्या हो गया आपका E2 डैश। ओके, करंट जो होता था इसमें क्या होता था, I2 डैश, और ये करंट क्या हो गया, I2 डबल डैश। इस करंट को बोलते हैं I0, इसको I1। हमने ट्रांसफार्मर पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर में कि सप्लाई वोल्टेज से क्या निकलेगा, अगर लोड नहीं हो तो क्या होगा, उस समय जो करंट होगा क्या हो गया, वो I नोट दो करंट से बना होता है, किससे, एक IW और एक IM, मैग्नेटाइजिंग करंट। इससे क्या निकलेगा, फ्लक्स। इस फ्लक्स के क्या प्रोड्यूस होगा, E1, और यहाँ पे क्या होगा, ये E2 डैश। जब उसको क्लोज कर देंगे तो इससे क्या निकलेगा, ये करंट I2 डैश। इससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो हम चाहते क्या है कि ये फ्लक्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे, है ना। इसके लिए क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा करंट लेगा, कौन सा, I2 डबल डैश, जो किसके बराबर होगा, वो KI2 डैश के बराबर होगा, है ना। तो ये I2 डबल डैश क्या हो गया, करंट, जिसका यूज क्या होता है, इस फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि ये फ्लक्स क्या हो जाए, एयर गैप का फ्लक्स हमेशा क्या रहे, हो कांस्टेंट रहे। क्लियर ना। तो अब मैं इसको ट्रांसफार्मर, ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। कैसे ड्रॉ करेंगे, यही सप्लाई वोल्टेज V1, ये आपका हो गया R1 RS XS। अच्छा, ये जो करंट होगा इसमें क्या हो गया, मैग्नेटाइजिंग करंट, और ये इसमें IW वर्किंग कंपोनेंट, जिसका यूज होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो हीटअप होता है ना, उसको कोर लॉस रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो ये आपका ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये RC, ओके। ये वोल्टेज क्या हो गया, ये E1, R2 SX2, ओके। ये आपका E2 डैश, ये I2 डैश हो गया, ये I2 डबल डैश, जिसमें ये I0 और ये I1, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो IM, और इसमें जो हो रहा है वो IW। तो ये जो डायग्राम है आपका, ये क्या हो गया, पर फेज ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर ना। हमें करना क्या है, अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो जो टॉपिक है हमारा वो है, बताने जा रहा हूँ कि ड्रॉ द पर फेज
फेजर डायग्राम ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर? तो मैं इसे अब मैं मिटा दूं। नो, ओके, चलिए हमें करना क्या है, पर फेज फेजर डायग्राम है ना, ड्रॉ द, जो टॉपिक है हमारा क्या है, ड्रॉ, इसको मैं मिटा दूं। ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, चलिए आपको बस ट्रांसफार्मर का ध्यान रहना चाहिए, है ना। तो अब मैंने क्या ड्रॉ किया था, याद करो कि ये आपका मैंने ड्रॉ कर लिया, है ना। हमें करना क्या है, सप्लाई वोल्टेज तक जाना है ना, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि ये जो करंट होगा आपका यहाँ पे, ये मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, इसी पे क्या होगा, वो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और ये क्या होगा, आई डब्ल्यू, है ना। इस दोनों का जो वेक्टर सम होगा, ये क्या होगा, आई नॉट। क्लियर? तो अब ये जो फ्लक्स के कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, अभी इसे मैंने बताया था इससे पहले, जैसे V1 है, इससे क्या निकला, I1 क्या होगा, I नॉट का बना होगा, और एक I2 डबल डैश, और I नॉट क्या होगा, एक IW और एक IM मैग्नेटाइजिंग करंट, इससे क्या निकला, फ्लक्स। इससे दो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, E1 और दूसरा E2 डैश। क्लियर? इससे जो करंट फ्लो होगा, जब इसको आप शॉर्ट करोगे या चाहे कनेक्ट करोगे, I2 डैश, इस करंट को क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हो गया, I2 डबल डैश आएगा। क्लियर? इससे जो फ्लक्स होगा इसको क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा। तो अल्टीमेटली ये फ्लक्स क्या होना चाहिए, ये जो फ्लक्स है मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर? तो अब ये बताओ हमें कि हमने ये दिखा दिया है, जैसे कि इसका वोल्टेज क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सएल का वोल्टेज क्या हो गया, तो E1, RC का वोल्टेज क्या है, तो E1 है ना, चूंकि रजिस्टिव है, तो ये जो होगा फेज में होगा, किसके फेज में, E1 के फेज में, और XM क्या हो गया, इसमें जो करंट होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज से, है ना। तो E1 कहाँ पे है, ये जो फ्लक्स है, तो E1 क्या होता था, ये आपका E1 और ये E2 डबल डैश इस एक्सिस पे आता था। क्लियर ना? नाउ इस सर्किट में आ जाओ, ये आपका रोटर हो गया, और ये क्या है आपका स्टेटर। तो ये जो E2 डैश है, इसमें आप सपोज करो ये क्या है आपका R2, और ये SX2, ओके, और ये सप्लाई वोल्टेज क्या है आपका, इसके लिए E2 डैश, करंट क्या रहा है, ये I2 डैश। तो यहाँ पे E2 डैश इस एक्सिस पे दिया हुआ है, ये RL सर्किट है, तो ये जो करंट होगा E2 डैश से क्या करेगा, वो लैग करेगा, कितना एंगल, फाई 2 डैश। ये आपका क्या है, ये सप्लाई, ये क्या है, E2 डैश वोल्टेज है, तो करंट क्या होगा, इससे लैग करेगा, लैग करने का मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, किससे, E2 डैश के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आ गया आपका, I2 डैश, और ये क्या हो गया, फाई 2 डैश।
क्लियर। अब ये बताओ आप इसमें E2 डैश क्या है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस SX2। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या हो गया, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो गया, उसका जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन से नहीं होगा। तो अब से पूछा जाए कि I2 डैश R2 कहाँ होगा, I2 इसी एक्सिस पे है ना, ये जो आएगा आपका है ना, ये क्या आ गया I2 डैश इंटू R2, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये जो है आपका I2 डैश इंटू R2। ओके, अब करंट ऐसे है ना, ये ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज क्या हो गया, क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है। तो चूंकि करंट को आपने दिखा दिया है तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा किससे, करंट से। तो लीड करने का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका करंट है तो ये क्या हो गया, ये इस तरह मूव करेगा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो हो गया आपका, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये I2 डैश एक्स या I2 डैश इंटू SX2। ये जो आ जाएगा I2 डैश SX2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, I2 डबल डैश दिखाना है। तो ये क्या करना है, I2 डबल डैश किसको न्यूट्रलाइज करेगा, I2 डैश को। तो ठीक इसके अपोजिट होगा, वो कौन होगा, I2 डैश, ये क्या हो गया I2 डबल डैश। ओके, अब ये दोनों का जो सम है ना, I0 और I2 डबल डैश का, वो I1 के बराबर होगा। तो इस दोनों क्या करना है, हमें जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से। क्लियर। ये लेंथ कितना हो गया, I0 के बराबर, और ये लेंथ क्या हो जाएगा I2 डबल डैश के बराबर। तो इसको जो जोड़ेंगे वो क्या आएगा, ये आपका क्या हो गया I1। क्लियर। अब हमें करना क्या, हमें E1 में क्या करेगा, ये ड्रॉप जोड़ दें तो क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज होगा। तो अब E1 कितना है आपका, सुनिए, लेंथ E2 यहाँ तक का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, वो E2 डैश है ना, क्योंकि R2 I2 डैश प्लस SX2 I2 डैश इजिकल टू E2 डैश। ओके, E1 का लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हमने इसके ठीक अपोजिट ले लिया। ये लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक माइनस ऑफ E1 डैश। ओके, अब हमें करना क्या है कि ये लेंथ हमने ले लिया, ये वाला, इसमें क्या करना है, ये ड्रॉप ऐड करना है। तो RS इंटू I1 क्या होगा, उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये लेंथ हो गया I1 RS। क्लियर, ये हो गया आपका I1 का डायरेक्शन। अब हमें करना क्या है, कौन सा ड्रॉप ऐड करना है, I1 इंटू XS। क्योंकि इंडक्टर है तो इसमें करंट क्या होता है, लैग करता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। करंट तो ऐसे है ना, तो वोल्टेज क्या करेगा, करंट के रिस्पेक्ट में लीड करेगा। तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो ये जो आपका आ गया लेंथ, ये क्या हो जाएगा I1 XS। क्लियर। I1 XS। अब E1 में ये ड्रॉप ऐड कर दे, ये ड्रॉप ऐड कर दे, वो क्या हो जाएगा, V1 के बराबर होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको इससे ऐड कर दिया। तो ये जो लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ये V1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और
ये जो एंगल है B1 और I1 के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, φ1। क्लियर? तो φ1 क्या है, एंगल बिटवीन B1 एंड I1। φ2 डैश क्या है, एंगल बिटवीन E2 डबल डैश एंड E2 डैश एंड I2 डैश। क्लियर? तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, है ना। ये लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E1। क्लियर? मान लो कि ये O है और ये A है ना। तो जो OA है क्या हो जाएगा, मॉडुलो ऑफ माइनस ऑफ E1। क्लियर? इस पॉइंट को मैंने A लिख दिया। तो ये आपका क्या था, फेजर डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर? चलिए अब जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, नेक्स्ट टॉपिक जो है कि इसको ट्रांसफार्मर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें चाहते हैं क्या है कि इसमें मैकेनिकल लोड कितना होगा। जैसे ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आप क्या करते हो, लोड डालते हो, है ना, कोई बल्ब लगाते हो। तो इंडक्शन मोटर में क्या हो गया, रोटर पे क्या होगा, एक मैकेनिकल लोड डालोगे। तो हम चाहते हैं कि वो मैकेनिकल लोड जो है ट्रांसफार्मर का कितने इलेक्ट्रिकल लोड के बराबर है। ओके, तो सबसे पहले मैं इस ट्रांसफार्मर को इस सर्किट को प्योर ट्रांसफार्मर बनाता हूँ। प्योर ट्रांसफार्मर करने का मतलब ये है, यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे E2 होना चाहिए, E2 डैश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे R2 तो ठीक है, X2 होना चाहिए, SX2 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये बताओ, रोटर सर्किट को ले लो। रोटर सर्किट, रोटर सर्किट क्या है आपका, जैसे ये क्या हो गया आपका R2, ये है SX2, ये E2 डैश, ये हो गया I2 डैश। क्लियर ना? तो अब I2 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, E2 डैश बाय स्क्वायर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये E2 डैश क्या होता है, वो SE2 के बराबर होता है ना। अब ये R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर मैंने इस तरह लिखा। ओके, अब करोगे क्या, आप सबको जो है S से इसको फ्री कर दो आप, तो S से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, SE2 बाई S, ये I2 डैश है, 1 बाई S R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर। ये SS क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा E2। अब ये S चूंकि रूट के बाहर है, रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा वो, R2 स्क्वायर बाई S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर बाई S स्क्वायर। तो क्या होगा ये E2 बाई R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया I2 डैश। तो अब रोटर सर्किट को कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप, अब जो नया रोटर सर्किट होगा, न्यू रोटर सर्किट, ये जो हो गया आपका R2 बाई S, और ये क्या हो गया X2, और ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे E2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था E2 डैश, अब क्या हो गया E2, करंट हमारा वही रहा I2 डैश। तो अभी भी ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर नहीं बना, है ना। तो हमें ट्रांसफार्मर के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे R2 चाहिए और X2 चाहिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके,
ये जो है मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूं फिर से। ये क्या हो गया, R2/S, ये X2, ये आपका E2, ये I2 डैश। क्लियर ना? और I2 डैश का वैल्यू मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ओके, मतलब I2 डैश इज इक्वल टू E2/R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये बताओ आप, R2/S को मैं ये लिख सकता हूं इस तरह, R2 प्लस R2 इंटू 1/S माइनस 1, क्योंकि इसको जो सॉल्व करोगे आप R2 प्लस R2/S माइनस R2, तो R2 कैंसिल हो जाएगा, तो R2/S लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सर्किट को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये R2 X2 और ये जो आपका एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, R2 इंटू 1/S माइनस 1, और ये जो सप्लाई वोल्टेज आपका क्या हो गया, ये E2, ये हो गया आपका करंट I2 डैश, है ना। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में R2 होता था और X2 होता था, और आप ये क्या हो गया, ये लोड का काम करता था ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये लोड हो गया, लोड रेजिस्टेंस। तो यही जो रेजिस्टेंस होगा वो मैकेनिकल लोड का वैल्यू होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द मैकेनिकल लोड, है ना। ये क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस, है ना, मतलब इट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड। क्लियर? तो अब ये जो डायग्राम था आपका पर फेज डायग्राम, तो इस सर्किट को मैं क्या करता हूँ, ट्राई इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। तो वो कैसे ड्रॉ करें हम, इसको मैं मिटाऊं, ओके। तो ये जो है ये इसी तरह रहेगा, ये V1 R1 X1 सॉरी RS XS I0 RC कोर लॉस रेजिस्टेंस, ये आपका XM, ये क्या हो गया, ये E1 ये R2 X2, ये हो गया RL इज इक्वल टू R2 इंटू 1/S माइनस 1। ओके, ठीक है। तो इसको मैं इसको मिटा दूँ, अब ये क्या हो गया वैल्यू इसका, ये E2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका I2 डैश, ये I2 डबल डैश, और ये I1। ओके, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। क्लियर नाउ? तो यहाँ पे क्या है, E1 क्या हो गया, इंड्यूस्ड EMF पर फेज, इंड्यूस्ड EMF इन स्टेटर वाइंडिंग। E2 क्या हो जाएगा, पर फेज इंड्यूस्ड EMF इन रोटर वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो रिलेशंस आएगा E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2, और N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर फेज इन स्टेटर वाइंडिंग, N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन पर फेज इन सेकेंडरी स्टेटर रोटर वाइंडिंग। N1 क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ टर्न
पर फेज, है ना, इन स्टेटर वाइंडिंग, N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर फेज इन रोटर वाइंडिंग। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर फेज ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होगा, जिसमें आपको मैकेनिकल लोड को ही बताना है, तो आप ये सर्किट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैकेनिकल लोड क्या हो जाएगा, ये R2/1/s - 1। ठीक है, अब इस सर्किट को हम चाहते क्या है कि प्राइमरी साइड, है ना, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम when referred to स्टेटर साइड, है ना। तो मैंने बताया था ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा था कि जब सेकेंडरी से आप स्टेटर साइड लेके आएंगे, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, तो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को K² से डिवाइड करते हैं, वोल्टेज को K से डिवाइड करते हैं, करंट को K से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो क्या होगा, हम इसको ड्रॉ कर दें, ये आपका V1 हो गया सप्लाई वोल्टेज, ये RS स्टेटर रेजिस्टेंस, ये XS, ये I0, RC, ये XM। क्लियर? ओके, अब हमें करना क्या है, R2 को इधर ले आएंगे। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज क्या है आपका, ये E1 के बराबर है। R2 को इधर ले आएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, R2 डैश, X2 को इधर ले आएंगे, अब ये क्या हो जाएगा, X2 डैश। ओके, और ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, ये RL है, ये क्या हो जाएगा अभी R डैश L, और ये जो वोल्टेज था E2, ये क्या हो जाएगा, यही वोल्टेज होगा ना R2 और इसके बीच में था, है ना, ये अभी क्या हो जाएगा, इक्वल टू E2